नमस्ते दोस्तों। अगर आपने पार्ट 7 अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो चलिए बिना देरी किए पार्ट 8 की रीडिंग शुरू करते हैं। तो हमने पार्ट 7 में यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब हम पार्ट 8 में यहाँ से शुरू करते हैं। अध्यात्म कहता है जीवन एक ही लक्ष्य है, बोध मुक्ति। बोध और मुक्ति और दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो जीवन का लक्ष्य है मुक्ति। स्त्री हो या पुरुष, दोनों के जीवन का एक ही लक्ष्य है, मुक्ति तक पहुंचना। तो संस्कृति, सही संस्कृति, सत्य संस्कृति वो होगी जो महिला और पुरुष दोनों को मुक्ति की ओर भेजेगी। अगर हमारी संस्कृति अध्यात्म पर आधारित हो तो उसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए अपने बंधनों को काटने के पर्याप्त अवसर होंगे। अवसर ही नहीं होंगे, उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि ऐसे जियो कि बंधन काटने हैं। उन्हें इस तरह से संस्कारित किया जाएगा कि वो अपने बंधन काटे। और संस्कारों का फिर यही अर्थ होगा। घर में, विद्यालय में जो संस्कार सिखाए जाएंगे उनका उद्देश्य यही होगा कि बच्चा या बच्ची अपने भीतर के और बाहर के बंधनों को, अपनी सीमाओं को पहचाने, उनसे लड़े, उनको जीते। ये संस्कृति होगी जो अध्यात्म पर आधारित होगी। पर हमारी संस्कृति अध्यात्म पर आधारित नहीं है। हमारी संस्कृति कहाँ से आ रही है? गुलामी, गरीबी, अशिक्षा से। और ये है कि नहीं, बड़े से बड़े खेद की बात कि भारत के पास, सनातनियों के पास विश्व का उच्चतम दर्शन है, लेकिन हमने उस उच्चतम दर्शन को एक तरफ रख दिया है। हमने कहा इस दर्शन पर हम अपनी संस्कृति नहीं खड़ी करेंगे। हम अपनी संस्कृति किस पर खड़ी करेंगे? तो अपनी परंपरा पर। और परंपरा कहाँ से आ रही है? तो गुलामी, गरीबी और अशिक्षा से। ये हमारी संस्कृति के स्तंभ हैं। और चूंकि ये चीज़ पीछे से चली आ रही है तो हम कहते हैं हमारी महान परंपरा है, हमारे पुरखों ने ऐसा किया, हम कैसे छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने परंपरा को संस्कृति बना लिया और संस्कृति को धर्म। हम ऐसे जबरदस्त लोग हैं, परंपरा को हम मानते हैं कि परंपरा का ही नाम संस्कृति है, और संस्कृति को हम मानते हैं कि संस्कृति का ही नाम धर्म है। वाह! अच्छी महिला तो वो है जो घर में सबको खिला करके खुद खाती है। नतीजा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कुपोषण कहीं ज़्यादा पाया जाता है। वो कहलाएंगी आदर्श हिंदू महिला, क्योंकि वो सबको खिला करके तब खुद खाती है, सबका पेट पूरा भर देती है। और घर के पुरुष, और हो सकता है घर के लड़के बच्चे भी एकदम मस्त मुटियल हो, और महिला कुपोषण का शिकार, एनीमिक। दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा भारतीय महिलाएं एनीमिक है, क्योंकि वो संस्कृति का पालन कर रही है ना। और मुझसे कहा जाता है आप संस्कृति का समर्थन नहीं करते। गलत बात है। मैं कहता हूँ मैं दो में से एक का ही समर्थन कर सकता हूँ, या तो अध्यात्म का समर्थन कर लूँ या संस्कृति का। और तुम्हारी जो संस्कृति है वो अध्यात्म से मेल खाती ही नहीं है। जिस दिन संस्कृति अध्यात्म से मेल खाने लगेगी, मैं भी खड़ा हो जाऊँगा संस्कृति का समर्थन करने के लिए। और हमारी संस्कृति के कुछ तत्व अभी भी ऐसे हैं जो आध्यात्मिक हैं, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। यहाँ पे हेडलाइन है, संस्कृति माने क्या होता है? जीने का तरीका। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या मान रहे हो, क्या धारणाएं रख रहे हो, क्या आपकी वेशभूषा है, क्या आपकी भाषा है, संबंधों में किस प्रकार आप एक दूसरे को संबोधित करते हो, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। यही संस्कृति है। माने आपकी जिंदगी के तौर तरीकों का नाम ही संस्कृति होता है। उसमें आपकी पूजा पद्धति भी शामिल हो जाती है। आप किन तरीकों से पूजा करते हो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना संस्कृति। संस्कृति माने जिंदगी। और अगर संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है तो संस्कृति का आधार फिर पूछ रहा हूँ, गुलामी, गरीबी और अशिक्षा को बनाओगे या अपने उच्चतम अध्यात्म को बनाओगे? बोलो। आगे देखते हैं आचार्य जी क्या कहते हैं। अध्यात्म से हमें कोई लेना देना नहीं। ये जितने घूम रहे हैं संस्कृतिवादी जो बार बार बोलते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इनसे अध्यात्म की दो बात पूछ लो, इन्हें कुछ पता ही नहीं रहता। हाँ, संस्कृति के नाम पर इनसे दंगे करवा लो, ये कर देंगे। संस्कृति के नाम पर नारे लगवा लो, लगा देंगे। अध्यात्म पूछ लो, कुछ नहीं जानते। हमारी संस्कृति उत्थान मांग रही है, और संस्कृति के उत्थान की मांग सबसे ज़्यादा महिलाओं को करनी चाहिए। महिलाएं सबसे आगे होनी चाहिए विरोध करने में कि ये पुरानी सड़ी गली संस्कृति अब नहीं चलेगी बाबा। हमें एक नई सुधरी हुई आध्यात्मिक संस्कृति चाहिए। हमें वेदांत आधारित संस्कृति चाहिए। हमें उच्चतर मूल्यों पर आधारित संस्कृति चाहिए। ये पुरानी पिछड़ी हुई बातें जिनका संबंध अशिक्षा से है, अज्ञान से है, मन की संकीर्णता से है, गरीबी से है, मानसिक दिवालियापन और राजनैतिक गुलामी से है, हमें ये संस्कृति नहीं चाहिए। ये जो संस्कृतिवादी है ना, इसको तो पता भी नहीं है कि इसकी संस्कृति के बहुत सारे तत्व वहीं से आ रहे हैं जिनसे ये नफरत करते हैं। संस्कृतिवादियों को, हिंदू संस्कृतिवादियों को आमतौर पर अन्य धर्मों से बड़ी चिढ़ होती है कि दूसरे धर्म के लोग हैं, चिढ़ते हैं हम संस्कृतिवादी लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो गंदे हैं। तुम्हें पता भी है तुम जिस संस्कृति का पालन कर रहे हो उसमें बहुत सारे तत्व तो उन्हीं धर्मों से आ रहे हैं जिनसे तुम चिढ़ते हो।
क्योंकि उन धर्मों के लोगों ने तुम पर राज किया है खूब, तो उनकी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति बन गई है और उस संस्कृति को अब तुम कहते हो ये मेरी संस्कृति है। और कोई उसको बदलना चाहे तो उससे लड़ते हो कि या नहीं, हमारी संस्कृति बदल मत देना। उदाहरण के लिए, आज भी कम से कम उत्तर भारत के गांव कस्बों छोटे शहरों में घूंघट का चलन है। तुम्हें पता भी है कि ये घूंघट हिंदुस्तान में कहाँ से आ गया है? तुम्हें लग रहा है कि ये घूंघट वैदिक काल के ऋषियों की देन है। ये घूंघट कहाँ से आ गया? ये इस्लाम से आया है और इस्लाम से ही ये संस्कृतिवादी चिढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम ने ही तुमको घूंघट दे दिया है और उस घूंघट को तुम पकड़े बैठे हो। तुम्हारी घर की महिला घूंघट ना करे तो तुम चढ़ बैठोगे उस पर, मार दोगे उसको। अभी आज ही तो हुआ है, पता चला है कि एक माँ बाप ने, दिल्ली के ही थे, उन्होंने अपनी लड़की की हत्या कर दी। ऑनर किलिंग का मामला है और उसको सूटकेस में बंद करके कहीं पर डाल आए थे। ये बात वैदिक संस्कृति की है क्या कि तुम्हारी लड़की कहीं बाहर जाकर किसी से मिल रही हो सकता है वो लड़का बिल्कुल गलत हो जिससे मिल रही है, बिल्कुल हो सकता है वो अपनी मर्जी से जैसी ज़िंदगी बिताना चाहती हो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लेकिन क्या ये बात हमारे वैदिक ऋषियों ने सिखाई है कि तुम्हारी लड़की अगर बाहर जाएगी, कुछ उल्टा पुल्टा कर रही है तो उसको गोली मार दो? ये संस्कृति कहाँ से आई भारत में? ये संस्कृति भी इस्लामिक आक्रमणकारियों के साथ आई और हमने उसको अपनी संस्कृति बना लिया है। तो मैं कह रहा हूँ, गुलामी पर आधारित है हमारी ये संस्कृति। और दुर्रा ये है कि हम कहते हैं ये हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति कहाँ से हो गई भाई? कहाँ से हो गई हिंदू संस्कृति? कैसे? तुम गौर से देखना कि देश के जो हिस्से जितना ज़्यादा विदेशी आक्रमणों की चपेट में आए, वहाँ महिलाओं की उतनी ज़्यादा दुर्दशा है। गौर से देखना, तब समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है। जिसको आप अपनी संस्कृति कहते हो ना, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव विदेशी आक्रमणकारियों का है। सेक्स रेशियो एट बर्थ, जन्म के समय लिंगानुपात। समझते हो कि जन्म के समय अगर हम प्रकृति को अपना काम करने दें, यदि 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो लगभग 1000 की लड़कियां पैदा होंगी, ठीक है? या थोड़ा बहुत अलग, 1000 लड़कों पर हो सकता है कि 2-4 कम लड़कियां पैदा हो। फिर ये होता है कि लड़कियां ज़्यादा मजबूत होती हैं, लड़के पैदा होने के बाद ज़्यादा मरते हैं, लड़कियां कम मरती हैं। अगर प्रकृति को उसका काम करने दें बिना हस्तक्षेप के, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि समाज में 1000 पुरुषों पर लगभग 1050 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन जन्म के समय तो लगभग 1000 पर 1000 ही होना चाहिए। पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बताओ इन सब में साझी बात क्या है? ये सब आक्रमण की चपेट में आए। जब पश्चिमी दिशा से आक्रमण होता था, चाहे अफगानियों का, मंगलों का, तुर्कों का, अरबों का, तो सबसे पहले तो यही सामने आते थे पंजाब, सिंध, राजस्थान। तब हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी, वो सब दिल्ली तक भी आते थे। यही वो जगहें हैं जहां आज भी अगर करोड़ों नहीं तो लाखों बच्चियां जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के वक्त मार दी जाती है। ये है आपकी संस्कृति और आप कहते हो हमारी महान गौरवशाली भारतीय हिंदू संस्कृति। और ये मत बोलिएगा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो स्त्री को देवी मानकर पूजा गया। काहे भाई, देवियों से घर का काम ही कराओगे क्या? अगर स्त्री को वाकई ही देवी मानकर पूजते हो तो देवियाँ तो आसमान में उड़ती हैं, अपने घर की देवी को भी आसमान में उड़ने की छूट क्यों नहीं देते? तो ये सब बोलना मत, या कि एक संस्कृत का श्लोक लाकर बता दिया कि ये मत बोलिए कि हमारी संस्कृति महिलाओं का अपमान करती है। हमारी संस्कृति तो कहती है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। अच्छा, तो फिर तो निश्चित रूप से भारतीय घरों में देवताओं का वास नहीं होता होगा। यहाँ कौन सा महिलाओं का सम्मान हो रहा है? जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा भारत में है, उतना कहीं और है। यहाँ फिर घर में कौन से देवता बस रहे होंगे? तुम्हारी संस्कृति महिलाओं का शोषण करती है, वो तुरंत यही बात खड़ी कर देंगे, अरे आपने वो फलानी चीज़ें नहीं पढ़ी है कि जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवताओं का वास है। चीज़ा से क्या सिद्ध होता है? मैं तो ज़मीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ। घरों में देखो क्या चल रहा है। 95% शादियों में आज भी दहेज लिया जाता है और भरपूर लिया जाता है। ये है संस्कृति आपकी, और आप कह रहे हो संस्कृति बचाओ संस्कृति। क्या तुम गणना कर सकते हो उन लड़कियों की जो पिछले 20 साल में जन्म लेते वक्त ही मार दी गई? करोड़ों में आएगा। क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा नहीं है? हिटलर ने भी कितने यहूदी मार दिए थे? कुछ लाख, 60 लाख का आंकड़ा है ना शायद, मेरे ख्याल से 60 लाख का ही आंकड़ा है। इतने ही यहूदी मारे थे, अधिक से अधिक। आपने लड़कियां कितनी मार दी? और ये बात हिंदुओं में ही है। बताओ, हिंदुओं ने कितनी हिंदू लड़कियां मार दी? और फिर आप बात करते हो कि हिंदू धर्म खतरे में है। सबसे बड़ी जेनोसाइड यानी नरसंहार तो खुद हिंदू कर रहे हैं अपनी महिलाओं के खिलाफ। हिंदू धर्म और किसी बाहर वाले से खतरे में होगा क्या? एक हिंदू लड़की को कोई किसी दूसरे धर्म वाला मार दे तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, अरे 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 हिंदू लड़की खतरे में है। और ये जो हिंदू लड़की रोज़ लाखों में मर रही हैं अपने ही घर वालों के हाथों, उनको जन्म ही नहीं लेने दिया जाता,
भ्रूण हत्या कर रहे हैं, उसका हिसाब कौन करेगा? और ये सब कुछ आपकी संस्कृति में इसलिए है क्योंकि आपकी संस्कृति, फिर कह रहा हूँ, आपकी अपनी नहीं है, वो गुलामी, गरीबी और शिक्षा की है। जिन्होंने आप पर पश्चिमी दिशा से आक्रमण किया, वो बर्बन कबीलाई लोग थे। उनकी संस्कृति ऐसी थी कि जिनको जीतते थे उनकी महिलाएं उठा ले जाते थे और उनका बलात्कार भी कर लेते थे या उनका दासी की तरह इस्तेमाल करते थे। ये बहुत सारे मुस्लिम आक्रांताओं ने किया था। वो अपने सैनिकों को प्रेरित ही इसी तरह करते थे कि जान लगाकर लड़ो, और अगर तुम जीत जाओगे तो दुश्मन का सारा माल तुम्हारा होगा। माल में रुपया, पैसा, सोना, चांदी तो है ही है, जानवर है ही है, माल में दुश्मन की स्त्रियां भी शामिल हैं। तो अगर तुम जीत गए तो जितनी ये सुंदर सुंदर महिलाएं हैं ना, दिल्ली की, पंजाब की, ये सब तुमको मिलेंगी। तो जीतो। तो और वो जान लगाकर लड़ते थे। तो महिलाओं को अपमान से देखने की संस्कृति भारत की नहीं थी, भारत पर आक्रमण करने वालों की थी, जो महिलाओं को माल की तरह और जानवर की तरह दिखते थे। लेकिन हमने उन्हीं की संस्कृति अपना ली। हमने भी महिलाओं को एक निजी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। बताइए, आप इसको अपनी संस्कृति कहना चाहेंगे तो क्यों इस संस्कृति की रक्षा में लगे हुए हो? भारतीय संस्कृति कैसी थी ये जाकर के देखो ना अपने पुराने ग्रंथों में। वहाँ तुमको ऐसी ऐसी महिलाएं मिलेंगी कि आज हो जाए, अगर वो आज हो जाए तो आप उनको जीने ना दो। आप कहो ये गंदी औरत है। द्रौपदी आज हो जाए 5 पत्नियों के साथ, आप जीने दोगे उसको? जल्दी बोलो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि द्रौपदी अकेले ही भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, पर यदि द्रौपदी जैसी महिला हो पाई तो इससे क्या पता चलता है भारतीय समाज तब कैसा था और संस्कृति कैसी थी। बहुत सम्मान था महिला के लिए। 5 पति भी है तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, बात सम्मानीय है, कुछ बिगड़ नहीं गया। इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि भारतीय संस्कृति ये है कि हम महिला के 5 पति हो, लेकिन जो बात कही जा रही है उसको समझिए। आप पुराने नाटकों में भी देखिए या पुराने साहित्य में देखिए, तो वहाँ पर आपको वैदिक काल की महिलाओं की वेशभूषा कैसी पता चलती है। उन्होंने घूंघट कर रखा है। बहुत ज़्यादा कपड़े पहनती थी क्या? बहुत कम कपड़े पहनती थी। और भारत की दृष्टि बड़ी उदार थी। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहते थे ठीक है, अच्छी बात है, गर्म देश है भाई, उमस बहुत होती है, उसको इसी में ठीक है कि उसको कम कपड़े पहनने हैं, तो हमें क्या करना है। पुरुष भी कम कपड़े पहनता है, स्त्री भी कम कपड़े पहनती है, ठीक है। ये रही है आपकी संस्कृति और आप इससे बहुत दूर आ चुके हो। कितने ही उदाहरण मिलते हैं जहाँ नारी गृह प्रमुख रही है, जहाँ नारी के कहने पर बात चली है और उसकी बात को टाला नहीं जा सकता। और उसी पुरानी संस्कृति के कुछ तत्व बहुत थोड़े बहुत अवशेष के रूप में बचे रह गए। इसलिए ये हो पाया कि दुनिया की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत ने दी। मात्र दक्षिण एशिया की बात नहीं है, भारत के बाद श्रीलंका में भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह हुई, पर सबसे पहले भारत में, यूरोप से भी पहले भारत में हुई। अमेरिका में तो आज तक हो ही नहीं पाई। अमेरिका जिसको आप कहते हो सबसे उन्नत और सबसे लिबरल और उदार, वहाँ आज तक कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो पाई। भारत में इंदिरा गांधी बहुत जल्दी बन गई प्रधानमंत्री। मार्गरेट थैचर भी ब्रिटेन में इंदिरा गांधी के बाद ही आई हैं। इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री बन पाई। उसकी वजह यही है, भारत की स्मृति में अभी थोड़ी बहुत किरण शेष है। थोड़ा सा आपको याद है कि हाँ, महिला सम्मान की पात्र होती हैं, महिला उच्चतम स्थान की पात्र होती हैं, लेकिन बस थोड़ी बहुत ही शेष है। अधिकांशतः तो हम सब भुला चुके हैं। अधिकांशतः तो हमारे लिए महिला बस पाँव की जुत्ती है, भोग का साधन है। भोगो उसको, भोगो। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ देखते हैं, आप देखते नहीं हो जो मीडिया है जिसको हम सब कंज्यूम यानी भोग करते हैं, उस मीडिया में भी महिला को कैसे दिखाया जाता है। वो मीडिया में क्या कर रही है, भोग की वस्तु ही तो बनी बैठी है। और ये भारतीय मूल नहीं है कि महिला को भोग की वस्तु समझो। भारतीय मूल्य जो भी है उन सबको भारतीय तभी माना जाना चाहिए जब वो वेदांत से उद्भूत होते हो। और भारतीय मूल्य ये है कि जीवन भोग के लिए नहीं, मुक्ति के लिए है। तो महिला को भोग करके पुरुष को क्या मुक्ति मिल जानी है, और भोग की वस्तु बनकर महिला को कौन सी मुक्ति मिल जानी है। महिला और पुरुष दोनों बस शरीर से अलग हैं, भीतर चेतना तो एक ही है। भीतर चेतना तो एक ही है ना, वो चेतना जो दोनों में ही एक समान कराहती है और एक समान मांग करती है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। ये भारतीय दर्शन है। इस दर्शन पर आधारित होना चाहिए हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को। एक बात और समझिएगा, पुरुष का भी कल्याण संभव नहीं है अगर महिला बंधक बनी हुई है। तो महिला और पुरुष आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे कि महिला को दमित रखो और पुरुष को आज़ाद हो पाए और पुरुष आज़ाद हो पाए ना। महिला अगर गुलाम है तो पुरुष भी गुलाम ही रहेगा। पुरुष को अगर अपनी भी मुक्ति चाहिए तो उसे महिला की मुक्ति के रास्ते खोलने होंगे। समझ में आ रही है कुछ बात?
सबसे पहले तो अपने दिमाग से वो जो आदर्श भारतीय स्त्री है उसकी छवि एकदम निकाल दो, एकदम से निकालो। अगर अपने आप को भारतीय कहते हो और फिर हिंदू कहते हो तो सनातन ग्रंथ तुम्हारे वेद हैं और सनातन दर्शन वेदांत है। आदर्श भारतीय स्त्री या आदर्श भारतीय पुरुष या आदर्श सनातनी व्यक्तित्व ही कैसा होना चाहिए, अगर ये जानना है तो वेदांत से पूछो, परंपरा से नहीं पूछो। परंपरा नहीं बड़ी हो गई वेदांत से। गीता जी ही सुनो, गीता जी की सुनो, दादी जी की नहीं। एक तरफ गीता जी है जो वेदांत का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी तरफ दादी जी है जो परंपरा का प्रतिनिधि है। दोनों में किसकी सुनोगे, गीता जी की या दादी जी की, वेदांत की या परंपरा की? तो श्रोता कहते हैं वेदांत की, मतलब गीता जी की। तो इस पे आचार्य जी कहते हैं हाँ, तो दादी जी को एक तरफ रखो और गीता जी की सुननी शुरू करो। आपको क्या लगता है किसकी सुननी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। आज की बुक रीडिंग यहीं पे समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नारी देह है आपकी पर नारी नहीं है आप। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।